हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है ईसीजी का फर्स्ट वीडियो। हम ईसीजी का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और पहला वीडियो शुरू करेंगे हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से। तो यही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट क्यों चूज़ किए? क्योंकि ईसीजी जो है, ईसीजी इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी। तो मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है ईसीजी का फुल फॉर्म। अभी ये देखो, तीन वर्ड को लेकर के बना है। इलेक्ट्रो, कार्डियो मतलब हार्ट, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, कार्डियो मतलब हार्ट, और ग्राफी मतलब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? कार्डियो मतलब हार्ट, तो इसका मतलब हुआ ईसीजी क्या है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, है ना। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी किसका? हार्ट का, उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, किसका? हार्ट का ना। अभी ये तो है इसका मतलब ईसीजी का एक्चुअल डेफिनेशन। मोर स्पेसिफिकली ये कौन सा टाइम पे, मतलब हार्ट में क्या हम जानते हैं हार्ट साइकिल होते हैं जो का सिस्टोल एंड डायस्टोल को लेकर के होते हैं। तो ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट होता है उसका अगर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे वही होता है ईसीजी। तो अभी ईसीजी का समझने के लिए हमको इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जानना पड़ेगा। तो वही इस वीडियो में जानेंगे कि नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट का क्या होता है। ठीक है, तो ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो ये जो हार्ट होता है, तो हार्ट तो कैसा होता है? ये एक फाइब्रस सेप्टम होता है, इसके ऊपर ये एट्रिया, ये राइट एट्रियम और ये लेफ्ट एट्रियम, और इसके बाद नीचे वेंट्रिकल होगा, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल और यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ऐसे हार्ट ड्रॉ होता है, ठीक है ना। तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये चार चेम्बर्स को लेकर के हार्ट मतलब फॉर्म होता है। जहाँ पे ये जो होता है फाइब्रस बैंड, यहाँ पे रहता है एवी नोड, यहाँ पे रहता है क्या? यहाँ पे रहता है एवी नोड। ये जो होता है ये एवी नोड होता है, ये एवी नोड। और यहाँ पे रहता है, यहाँ पे ऐसे राइट एट्रियम के वॉल पे रहता है एसे नोड, ये जो होता है एसे नोड। अभी हम क्या जानते हैं? एसे नोड होता है मेजर मतलब पेस मेकर ऑफ द हार्ट इन नॉर्मल कंडीशन। जो हम पिछले कुछ वीडियोस में कार्डियोलॉजी बेसिक्स जो प्लेलिस्ट देख लेना, वहाँ पे हम कुछ वीडियोस में हम डिटेल्स में डिस्कस कर चुके हैं कि एक्चुअली ये एसे नोड का पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में वहाँ पे हम बताए थे कि एसे नोड जो होता है, जो नॉर्मली हार्ट में ज़्यादा मतलब इम्पल्स जनरेट करता है, सबसे ज़्यादा इम्पल्स जनरेट करता है, इसीलिए ये मेजर मतलब डोमिनेंट पेसमेकर होता है हार्ट का। ठीक है, इसीलिए नॉर्मल स्टेट में यहाँ से इम्पल्स जनरेट होता है, वो एट्रियम में स्प्रेड होता है, उसके बाद एवी नोड से जाता है जहाँ पे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डिले होता है। उसके बाद ये जो मतलब हमारा जो इम्पल्स है, जो हिस-पर्किंजी सिस्टम के थ्रू ये क्या हुआ, लेफ्ट बंडल ब्रांच, ये लेफ्ट बंडल ब्रांच से, और ये राइट बंडल ब्रांच, ये क्या है? राइट बंडल ब्रांच, यहाँ से पूरा वेंट्रिकल में स्प्रेड होता है और वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ऐसा एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्प्रेड होता है। अभी अगर यहाँ से कुछ सेल्स को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, मतलब साथ में मतलब 3 सेल मान लेते हैं, हम ड्रॉ कर रहे हैं 3 सेल, ठीक है। ये हो गया एक, ये दूसरा, और यहाँ पे तीसरा है। तो ये 3 सेल ओनली, सेल 1, ये वेंट्रिकुलर मायोकार्डियल सेल लिख लेते हैं, मायोकार्डियल सेल, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टाइल सेल, ठीक है, स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्टाइल सेल है ये, कॉन्ट्रैक्टाइल सेल।
अभी ये सेल नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो ऐसे नोड तो ऑटोमेटिकली एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, जिसे हम बोलते हैं ऐसे नोडल एक्शन पोटेंशियल, जिसके वजह से पूरा हार्ट वो एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड होता है हार्ट में। अभी मायोकार्डियल सेल में ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए हमें क्या ज़रूरत होता है, कोई स्टिमुलस, क्यों स्टिमुलस चाहिए होता है यहाँ पे, क्योंकि मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टाइल जो सेल होता है यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, मतलब वो होता है RMP कितना होता था, -90 मिलीवोल्ट होता है इसका मायोकार्डियल सेल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिलीवोल्ट। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मतलब मतलब सेल के इनर साइड का मेम्ब्रेन पोटेंशियल माइनस आउटर साइड का मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन अ स्टेट वेयर द सेल इज इलेक्ट्रिकली रेस्टिंग। सेल जब इलेक्ट्रिकली रेस्ट करता है, इलेक्ट्रिकली रेस्ट मतलब इलेक्ट्रिकल कोई स्टिमुलस नहीं आया है, कोई इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस नहीं है, उस स्टेट पे सेल मेम्ब्रेन के मतलब सेल मेम्ब्रेन के आर पार इनर से आउटर साइड में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे ही बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है एट रेस्टिंग स्टेट। कौन सा रेस्टिंग स्टेट, इलेक्ट्रिकली रेस्टिंग। और इलेक्ट्रिकली रेस्टिंग मतलब वहाँ पे कोई स्टिमुलस नहीं आया है, इलेक्ट्रिकल कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं है। तो तब मान लेते ये -90 मिलीवोल्ट का ये ग्राफ है, मतलब लाइन है, ये है जब सेल रेस्टिंग स्टेट में है -90। अभी अगर स्टिमुलस आता है, कैसे आता है, हम देखे थे बाजू वाले सेल से जो कार्डियक गैप जंक्शन है उसके थ्रू कुछ पॉजिटिव मतलब कैटायंस का इन्फ्लक्स होता है। कैटायंस का अगर इन्फ्लक्स होगा, कैटायंस मतलब यहाँ पे आता है सोडियम आयंस, कैटायंस यहाँ पे आता है सोडियम, एज अ सोडियम। कैल्शियम भी हो सकते हैं अगर वो बाजू वाला सेल अगर ऐसे नोड है तो, मतलब अगर एट्रिया के बारे में अगर हम देखें ऐसे नोड या फिर ऐसे नोड है तो ऐसे नोड में ये जो स्टिमुलस आता है वो होता है एज ए कैल्शियम आयन। ठीक है, यहाँ पे और बाकी मतलब सेल के लिए ये जो स्टिमुलस है वो होता है सोडियम की वजह से होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं बाजू वाला सेल एक मायोकार्डियल वेंट्रिकुलर सेल ही है, उसके थ्रू सोडियम आयन आ जाता है यहाँ पे। तो उसकी वजह से क्या होता है, पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, मतलब सेल के अंदर नेगेटिव है उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज करेगा। न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होगा, न्यूट्रलाइज करने की वजह से क्या होगा, ये जो माइनस मतलब नेगेटिविटी है वो डिक्रीज करेगा, -90 से -80 -70 हो जाएगा। जब भी ये -70 में पहुंचेगा, -70 मिलीवोल्ट जो होता है वो -70 मिलीवोल्ट क्या होता है, इसका एक स्पेसिफिक नाम है इसका। -70 मिलीवोल्ट जो है ये होता है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल एक ऐसा पोटेंशियल है जिस मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे पहुंचने के बाद, मेम्ब्रेन पोटेंशियल उस पोटेंशियल पे पहुंचने के बाद डीपोलराइजेशन इज इनएविटेबल, मतलब सेल का डीपोलराइजेशन होगा ही होगा। डीपोलराइजेशन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो सेल का है वो नहीं रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं रहेगा। -90 मिलीवोल्ट मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेल के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो नहीं रहेगा, वो अभी बढ़ करके पॉजिटिव हो जाएगा या फिर 0 या फिर पॉजिटिव। मान लेते हैं वो +10 मिलीवोल्ट है, ये इस स्टेट में +10 मिलीवोल्ट है। अभी ये जो डिपोलराइजेशन किसके थ्रू होता है, जब भी अभी ये डिपोलराइजेशन किसके थ्रू होता है, जब भी ये -70 मिलीवोल्ट में मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहुंचता है तो तब सेल मेम्ब्रेन पे एक वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन होते हैं और वो होते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, ठीक है, सोडियम चैनल था ये। इसके वजह से क्या हो रहा था, सोडियम चैनल ओपन हो रहा था। -70 मिलीवोल्ट में वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो रहा था, तो इसकी वजह से सोडियम क्या होगा, सोडियम का मूवमेंट कौन से डायरेक्शन में होगा। सोडियम हम जानते हैं नॉर्मली बाहर ज़्यादा रहता है और पोटाशियम अंदर ज़्यादा रहता है। पोटाशियम अंदर ज़्यादा रहता है या सोडियम बाहर ज़्यादा रहता है। तो सोडियम चैनल ओपन हुआ है तो इसकी वजह से सोडियम इन्फ्लक्स होगा बाहर से, मतलब बाहर ज़्यादा है, ज़्यादा से मतलब जहाँ पे कम है उस तरफ ही जाएगा। इसके वजह से ये डिपोलराइजेशन होता है। तो डिपोलराइजेशन होता है सोडियम इन्फ्लक्स की वजह से।
तो अभी डीपोलराइजेशन होने के बाद ये जो प्लस 10 मिली वोल्ट में पहुंचने के बाद और एक चैनल ओपन होता है, वो होता है डीपोलराइजेशन सेंसिटिव। वो भी एक वोल्टेज गेटेड चैनल है, और वो क्या है, वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल है। कहाँ पे ड्रॉ करें, यहाँ पे पहुंचने के बाद और एक चैनल ओपन होता है, ये जो क्या होता है, ये वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल यहाँ पे ओपन होता है। तो यहाँ पे ओपन होने के बाद क्या होगा, इसके वजह से पोटाशियम सेल के अंदर ज़्यादा रहता है, बाहर कम रहता है, तो पोटाशियम का मूवमेंट अंदर से बाहर होगा, तो पोटाशियम अंदर से बाहर जाएगा। इसकी वजह से कैटायंस अंदर से बाहर जा रहा है। ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्यों बढ़ रहा था, क्योंकि कैटायंस सेल के अंदर आ रहा था, पॉजिटिव चार्ज सेल के अंदर आ रहा था। इसकी वजह से सेल के अंदर का नेगेटिविटी डिक्रीज हो रहा था, और हम ये भी कह सकते हैं जो पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ ये सेल जा रहा था। तो अभी पॉजिटिव तो है, +10 पे पहुंच गया है, लेकिन अभी यहाँ पे सेकेंड फेज में पोटेशियम चैनल जब ओपन हो रहा है, तो पॉजिटिव मतलब कैटायंस एज ए पोटेशियम वो बाहर जा रहा है, मतलब कैटायंस लॉस हो रहा है। कैटायंस लॉस होने के लिए मेम्ब्रेन पोटेंशियल फिर से डिक्रीज करेगा ना। तो ये जब भी ये 0 मिली वोल्ट में पहुँचता है, ये मान लेते हैं 0 मिली वोल्ट है, 0 पे पहुँचता है और एक मतलब चैनल ओपन हो जाता है। वो कौन सा चैनल है, वो होता है, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, वो होता है वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल। वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल। अभी कैल्शियम का भी कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, कैल्शियम बाहर ज़्यादा है, तो कैल्शियम अगर बाहर ज़्यादा होगा तो बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। तो देखो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, कैल्शियम चैनल भी ओपन है, पोटाशियम चैनल भी ओपन है, लेकिन सोडियम चैनल बंद हो जाता है यहाँ पे जाकर के सोडियम चैनल बंद हो जाता है +10 मिली वोल्ट में जाकर के। अभी ये जो पोटाशियम चैनल और कैल्शियम चैनल दोनों ही एक साथ ओपन है, तो इस घटना में देखो क्या हो रहा है, एक कैल्शियम अंदर आ रहा है और पोटाशियम बाहर जा रहा है। तो मतलब कुछ कैटायंस अंदर आ रहा है, कुछ कैटायंस बाहर जा रहा है। तो इस फेज़ में आकर के ये कैटायंस का अंदर आना और बाहर जाना एक सर्टेन अमाउंट के लिए ये फिक्स रहता है, मतलब सेम रहता है। सेम कैटायंस का इनफ्लक्स और कैटायंस का इफ्लक्स सेम अगर हो जाएगा तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे कोई चेंज नहीं आएगा। तब क्या होगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक फ्लैट लाइन हो जाएगा मेम्ब्रेन पोटेंशियल का। तो इसको हम बोलते हैं प्लेटू फेज़। तो अच्छा, ये वाला फेज़ था जब सोडियम इन्फ्लक्स हो रहा था, ये वाला था डीपोलराइजेशन। और ये वाला क्या था, ये वाला फेज़, इसको 0 फेज़ बोला जाता है। ये फेज़ को बोला जाता है 1, फेज़ नंबर 1। फेज़ नंबर 1 को बोला जाता है अर्ली रिपोलराइजेशन। 0 को बोला जाता है डीपोलराइजेशन, ठीक है। तो फेज़ 1 को बोला जाता है अर्ली रिपोलराइजेशन। अभी 2 नंबर फेज़ को बोला जाता है प्लेटू फेज़। प्लेटू फेज़ क्यों, प्लेटू मतलब मेम्ब्रेन पोटेंशियल फिक्स है, एक फ्लैट लाइन है। अभी कुछ देर बाद ये कैल्शियम चैनल भी बंद हो जाएगा, ये भी बंद हो जाएगा। इस पॉइंट पे आकर के कैल्शियम चैनल बंद हो जाता है, लेकिन इस टाइम पे कैल्शियम चैनल जो था वो मोर एंड मोर एक्टिव हो जाता है, और भी ज़्यादा एक्टिव होगा तो रिपोलराइजेशन हो जाएगा, क्योंकि कैटायन सिर्फ बाहर जा रहा है एज ए पोटाशियम। तो कैटायन अगर बाहर जाएगा तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिक्रीज़ करेगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा, और वही -90 मिली वोल्ट में आकर के, ये -90 मिली वोल्ट में आकर के फिर से एक रेस्टिंग स्टेट में हो जाएगा। तो ऐसे एक वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल होता है। और हम जाने थे कि इस फेज़ में जो प्लेटू फेज़ था, जो एक वीडियो था हमारा पिछले डाले थे कि वहाँ पे मायोकार्डियम कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो इस फेज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम आयन इन्फ्लक्स होता है। उसके वजह से मतलब वो अब देख लेना, उस वीडियो में कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है, उसकी वजह से और मोर एंड मोर कैल्शियम मतलब साइटोप्लाज्म में आता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इसके लिए वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है यहाँ पे प्लेटू फेज़ के लिए, और यहाँ पे ऐसे एक एक्शन पोटेंशियल वेंट्रिकल का एक जनरेट हो जाता है। तो अभी ये जो वेंट्रिकल का एक्शन पोटेंशियल है, एक्शन पोटेंशियल मतलब क्या है, एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो एक्शन में है। एक्शन मतलब मेम्ब्रेन के थ्रू एक सेल से और एक सेल में मूव कर रहा है, ठीक है। अभी ये एक सेल से और एक सेल में कैसे मूव करेगा, ये तो इस सेल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, मतलब एक्शन पोटेंशियल है। अभी इसको इस सेल में भी जाना है, कैसे जाएगा। हम जानते थे कि 2 सेल नंबर 1 सेल नंबर 2 मतलब जितने भी सारे सेल हैं वो इंटरकनेक्टेड रहते हैं थ्रू कार्डियक गैप जंक्शन।
थ्रू कार्डियक गैप जंक्शन, जितना कार्डियक गैप जंक्शन होगा उतना ज़्यादा मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टिमुलस एक सेल से दूसरे सेल में उतना फास्ट जाएगा। तो कार्डियक गैप जंक्शन क्या था, जो एक लो रेजिस्टेंस चैनल था जो रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ आयंस और पोटेंशियल में हेल्प करता है, इम्पल्स में हेल्प करता है। तो जो अभी ये कौन सा इम्पल्स जाएगा, ये कार्डियक गैप जंक्शन के थ्रू। जब डिपोलराइजेशन हो रहा था, ये जो सोडियम इन्फ्लक्स हो रहा था बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, ये कुछ थोड़ा सा सोडियम थोड़ा सा वो क्या करेगा इस कार्डियक गैप जंक्शन के थ्रू नेक्स्ट सेल में पहुंच जाएगा कैटायंस। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से जो पहले इस सेल से स्टार्ट हुआ था वैसे ही शुरू होगा। थोड़ा कैटायंस वो मतलब रेस्टिंग, इसका भी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -90 मिलीवोल्ट में, वो थोड़ा इंक्रीज़ करेगा ये सोडियम इन्फ्लक्स की वजह से। ये जो सोडियम मतलब कुछ गैप जंक्शन के थ्रू घुसा फ्रॉम द प्रीवियस सेल्स। सो अभी जो -70 मिलीवोल्ट में ये मतलब रीच करवाएगा ये जो कैटायंस है जो इन्फ्लक्स हुआ। जब भी ये -70 मिलीवोल्ट में हो जाएगा तो उसके बाद तो डिपोलराइजेशन होना ही है, और डिपोलराइजेशन होगा फिर रिपोलराइजेशन, प्लेटू फेज, डिलेड। अच्छा 3 नंबर, इससे बोलते 3 नंबर फेज। 3 नंबर फेज को बोला जाता है डिलेड और लेट रिपोलराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर भी और एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। वो वाला फिर से जैसे 1 नंबर से 2 नंबर में गया, फिर से 2 नंबर से 3 नंबर में सेम तरीके से गैप जंक्शन के थ्रू जाकर के कैटायंस जाकर के उसको पोटेंशियल को थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे ले जाएगा, और उसके बाद डिपोलराइजेशन होगा, और उसके बाद डिपोलराइजेशन के बाद रिपोलराइजेशन, प्लेटू फेज और मतलब लेट रिपोलराइजेशन, जो ऐसे करके पूरा एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। तो ऐसे एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होता है हार्ट का, जो एक्शन पोटेंशियल एक सेल से दूसरे सेल में मूव करता है। तो यही था बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो इसका मेन मुद्दा क्या है जो याद रखना है आपको, वो बात है कि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस ऑफ वन सेल कॉजेज स्टिमुलेशन ऑफ अदर सेल, है ना। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस ऑफ वन सेल कॉजेज स्टिमुलेशन ऑफ अदर सेल, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ही आपको इस वीडियो में जानना है, मतलब जानना था इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि ईसीजी मतलब ईसीजी कर्व कैसे ड्रॉ होते हैं, ठीक है। तो टिल देन गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।